इंडिया के ये नारे दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत सिर्फ स्कोर बोर्ड पर दर्ज आंकड़ा नहीं है। ये वो जोश है, ये वो जुनून है जो हर एक देशवासी महसूस करता है। कोलंबो के मैदान पर टीम इंडिया ने ऐसा खेल दिखाया कि हर चौके छक्के के साथ करोड़ों इंडियंस की दिल की धड़कन बढ़ती चली गई। 175 रन का टारगेट और ईशान किशन की 77 रनों की तूफानी पारी जिसने मैच की रफ्तार को तय कर दिया। फिर बॉलिंग में हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और स्पिन अटैक ने ऐसा दबाव बनाया कि पाकिस्तान की पूरी टीम 114 रनों पर सिमट गई। और मैदान पर यह जीत सिर्फ एक मुकाबला नहीं थी, ये फिटनेस, फोकस और स्टैमिना की असली मिसाल थी। क्योंकि क्रिकेट का हर ओवर दिल की धड़कन और सांसों की लय से चलता है और यही लय खिलाड़ी को आखिरी गेंद तक मजबूत बनाए रखती है। और जब मैच रोमांचक होता है तो हमारी हार्ट बीट अपने आप तेज हो जाती है और सांसें भी गहरी और तेज चलने लगती है। यही बताता है कि दिल और फेफड़े शरीर की असली परफॉर्मेंस मशीन है। जो सही चले तो जिंदगी का हर मैच जीतना आसान है। मैदान पर तो भारत ने खेल का मौसम बदल दिया, लेकिन असली मौसम भी बदल रहा है ईशा। और यही बदलाव खासकर कमजोर लंग्स वालों के लिए चुनौती बन सकता है। तापमान में उतार चढ़ाव, धूल, पोलन और हवा में नमी, इसके अलावा एलर्जी, सांस फूलना, खांसी की दिक्कत, ये सब ट्रिगर हो सकती हैं। लेकिन एक मुश्किल ये भी है कि जिनको पहले से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या स्मोकिंग की हिस्ट्री है, उनमें ऑक्सीजन लेवल गिरने और थकान जल्द होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। ऐसे में इसलिए जीत का जश्न तो मनाइए, लेकिन सेहत की पिच को भी जरा संभालिए, उसे बेहतर बनाइए, क्योंकि मजबूत दिल और दमदार फेफड़े ही जिंदगी का असली वर्ल्ड कप जिताते हैं। स्वामी जी, मैदान का जोश हमने दिखाया, अब जरा सेहत की जीत, जिंदगी तो सबसे पहले जीत की खुशी में यौगिक डांस का एक सेशन भी करवा लेते हैं, जो आप यौगिक डांस करवाते हैं, ताकि हर दिन को हम जीत में बदलते रहें। जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी शायद मेरी शुरुआत की बात नहीं सुन पाया। स्वामी जी प्रणाम। भाई पीसीआर भाई वहां जोड़ दो भैया। तो टीम इंडिया की जीत दरअसल सिर्फ स्कोर बोर्ड का कोई आंकड़ा नहीं है। दरअसल ये वो दम है, वो जोश, वो जुनून है जो हर एक इंडियन अपनी टीम से चाहता है। और इसके लिए जाहिर है सेहत की कसौटी पर सबको परखा जाता है और उसके बाद ही इस तरह के नतीजे देखने को मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस तरह की जीत ज़िंदगी में हासिल करते रहें तो जाहिर है आपको सेहतमंद तो होना पड़ेगा। और सेहत आप हासिल कैसे करेंगे, ये रोज़ाना आपको स्वामी जी बताते हैं। हुसैन, टीम इंडिया की जीत की अगर बात करें तो उसमें एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस भी देखने को मिला। स्टूडियो की बातें हमारे कान तक पड़ नहीं रही है। और वो ऑलराउंड परफॉर्मेंस ये था कि कल तो ऐसे प्लेयर्स ने बॉलिंग कराई कि उससे पता चला कि टीम इंडिया हर परिस्थिति के लिए तैयार है। तिलक वर्मा को आपने कभी बॉलिंग कराते हुए देखा नहीं होगा, इतना फ्रीक्वेंटली कल तिलक वर्मा ने बॉलिंग कराई, 1 विकेट निकाला। रिंकू सिंह को भी लास्ट में एक ओवर दिया गया कि जब ये कंफर्टेबल सिचुएशन आ गई कि इंडिया अब विन-विन सिचुएशन में है, 8 विकेट गिर गए तो रिंकू सिंह भी आए, उन्होंने भी बॉलिंग की। अब ये सब कुछ बताता है कि टीम इंडिया के जो खिलाड़ी हैं वो किस तरह से अपनी सेहत का ऑलराउंड ख्याल रख रहे हैं। और स्वामी जी भी यही कहते हैं कि सेहत के लिहाज से हॉलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, और वो हॉलिस्टिक अप्रोच का एक बड़ा उदाहरण कल हमें मैदान में भी देखने को मिला। स्वामी जी, मैदान में ऐसा दम चाहिए। ये विजय जी मेरे भाई, तो सेहत पर तो विजय पानी पड़ेगी पहले। हाँ, आत्म विजेता होकर के ही आप विश्व विजेता हो सकते हैं। फिजिकल, मेंटल फिटनेस, कंसंट्रेशन और फिर उसके साथ एक विजय का, जीत का जुनून जब भीतर होता है तो वही होता है जो कल हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच में हुआ। अब वैसे भी पाकिस्तान बेचारा कई तरह से टूटा पड़ा है, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से। उधर जो है पीओके में और उधर हमारे पुख्तून लोग
अफगानिस्तान बॉर्डर पर, और फिर जाहिर तौर पर वहाँ कई तरह की दूसरी समस्याएं, तो पूरा देश ऐसे भी स्ट्रेस में जी रहा है। और भारत के लोगों में तो मुझे ऐसे एक ख्याल ज़हन में आया, के साथ अगर आप क्रिकेट खेलते तो आप क्या पसंद करते, गेंदबाज होना या बल्लेबाज होना? मेरे भाई, देखो भाई, हमने तो कभी कभी हुसैन भाई इंडिया टीवी की प्रसन्नता के लिए क्रिकेट खेला है, तो हमको कैच भी पसंद है, हम पकड़ते हैं और पकड़कर लोगों को सही तो रास्ते आपको पर मैं लगाते हैं। हमको बल्लेबाजी भी पसंद है, हमको सारी बीमारियों को पकड़ के एकदम से आप बाउंड्री के बाहर निकाल देते हैं, फेंक सब कुछ देते हैं। पसंद है हम तो। लेकिन मैं सोच रहा था अगर आप गेंदबाजी करते तो स्वामी जी आपकी गेंद की स्पीड कितनी होती? हम तो समग्रता वाले जी, और वो स्पीड ऐसी होती हाँ, कि ये बात तो आपने एकदम ठीक पूछी। वो जो है तीव्रतम, बल्लेबाज के लिए गेंद जो है समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन आपकी निगाहों से कोई बीमारी नहीं बच पाती, ये भी बड़ा कमाल है। जो बहुत तेज़ से बीमारियां घुसती हैं शरीर के अंदर, और उन बीमारियों को फ़ौरन आप लपक करके ग्राउंड के बाहर कर देते हैं बिल्कुल से। अच्छा स्वामी जी, देखिए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत हासिल की, अब जाहिर है इसके बाद हिंदुस्तान में जश्न का माहौल है। वहीं पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि भाई अब गुस्साए पाकिस्तानी जो है अपना टीवी तोड़ रहे हैं और अपनी सारी भड़ास जो है वो टीम पर अपने निकाल रहे हैं। तो स्वामी जी, इस तरह का जो भावनात्मक तनाव है ये जाहिर है दिल और फेफड़ों पर बुरा असर डालता है। तो ज़रा कुछ पाकिस्तानियों के लिए भी बता दें कि वो अपने दिल फेफड़ों का कैसे ख्याल रखें, हमारे तो सब मजबूत करवा ही चुके हैं आप। तो देखो वहाँ पे वैसे करोड़ों लोग हमको फॉलो करते हैं, अरे वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अलग चुनौतियाँ हैं, लेकिन वहाँ के लोग हमसे मोहब्बत तो करते हैं, पूरे पाकिस्तान। तो मैं सबसे कहूँगा भैया, स्किन को फोड़ने से बात नहीं बनेगी, जो गली सरी व्यवस्थाएं हैं उनको फोड़ना पड़ेगा, उनको तोड़ना पड़ेगा, और सारे देश में एक रचनात्मक, सृजनात्मक, सकारात्मक एक प्रेम का, मोहब्बत का वातावरण बनाना पड़ेगा। बहुत डिस्ट्रैक्टिव काम चल रहे हैं वहाँ पर, और पूरे देश के वो सारे दृश्य यहाँ बीच बीच में इंडिया टीवी से लेकर के भारत के समाचार पत्र और भारत के टीवी चैनल्सों से भरे रहते हैं। तो सबको अपनी सोच तो सबसे पहले पॉजिटिव करनी चाहिए। हमने सबसे पहले भुजंगासन, गोमुखासन आदि सब ये इसलिए किया कि यह हमारे फेफड़ों के लिए, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अच्छा है। बाकी वैसे तो योग हमें हार में, जीत में, और खेलों की हार और जीत को ना ऐसे हमें हिंसा में तो कतई नहीं बदलना चाहिए। दरअसल हर चीज़ में ना आजकल हिंसा आ गई है, खेलों में भी हिंसा, मजहबों में भी हिंसा, सामाजिक तौर पर हिंसा, जातीय तौर पर हिंसा, अलग अलग जाति वर्ग समुदायों में हिंसा, क्रूरता, ये सबसे हमें उभरना पड़ेगा। हमें जो मूल मानवीय मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज है, मॉरल वैल्यूज है, स्पिरिचुअल वैल्यूज है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, जो संवैधानिक, लोकतांत्रिक, मानवीय जीवन मूल्य है कि और लौटना पड़ेगा, और उसी से ही अच्छा देह बनेगा, अच्छा देश बनेगा, अच्छी दुनिया बनेगी। और इसीलिए तन मन जीवन को संवारने के लिए देखो, इधर ये धूम नशे भी चल रहा है, इधर स्टीम, स्वासारी क्वाथ, मुलेठी क्वाथ, पंचकोल का क्वाथ बना करके और उसमें दिव्य धारा डाल करके उसे स्टीम देते हैं। फिर इधर नशे भी चल रहा है, अच्छे से मसाज करके फिर उसमें अणु तेल, ज्योतिषमती, बादाम रोगन, गाय का घी या सरसों का तेल से भी नशे करवाते हैं। फिर जलनीति सूत्र नीति भी कराते हैं, ये भी बड़ी अद्भुत है। अभी सर्दी जाते जाते थपेड़ा मार देती है, और कई लोगों के मेरे पास जो बहुत ही आत्मीय स्वजन है बोले, जी स्वामी जी
एकदम स्वामी जी, से सरसों डबल के तेल निमोनिया से का जो अटैक हो नसें हम आप करवाते हैं, बच्चे को इन्हेलर देना पड़ रहा है, क्या करे। मैंने कहा खाली पेट ब्रोनकोम खाने के बाद स्वासारी एक क्या दो दो चटा दो और जो है थोड़ा सा चना खिला दो। ये चना और इसके साथ खजूर या जो है गुड़ या सबसे अच्छा होता है ये चना और इसके साथ जो है थोड़ा सा किशमिश और वो भी काली द्राक्ष खिला दे तो और अच्छा है। और इसी का ही भुने हुए चने का ही आटा उसकी ही रोटी या उसका चीला बना करके खिला देते हैं। बाकी सब चीज़ें बंद कर देते हैं कुछ दिन के लिए। अनार, पपीता, उबला हुआ सेब या उबला हुआ अमरूद। वैसे अमरूद खाओगे तो ठंड लग जाएगी, अमरूद ठंडा होता है। लेकिन अमरूद को जब उबाल करके लेते हैं, अमरूद की सब्जी खाते हैं तो फिर उसकी ठंडक मर जाती है। तो ऐसे छोटी छोटी बातों का भी ध्यान देने से, और अभी सर्दी जुकाम है ना तो सबके घरों में स्वासारी या स्वासारी अवलेह या स्वासारी ब्रोनकोम कंठामृत आदि, और मुंह का टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, जायका भी। ये हमने अदरक की कैंडी बना दी। किसकी? अदरक की। अदरक की कैंडी थोड़ा मुंह में ले लो, खांसी भी ठीक, गला एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है। क्योंकि अकेली अदरक ना गले में तीखी तीखी लगती है, तो लोग तो आंवले की और बेल आदि की तो कैंडी खाते हैं, हमने अदरक की भी कैंडी बना दी। अच्छा, पता नहीं क्यों कहते बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद तीखी लगती है इसलिए खाता नहीं होगा, बाकी छोड़ता नहीं हो, खाड़ लेता है। अच्छा स्वामी जी, आपने सरसों के इतने फायदे बताए हैं, आदत पड़ गई ना उसको तो पतंजलि चिकित्सालय में घुस के लिए आएगा। आपने स्वामी जी सरसों के तेल के इतने फायदे अब तक बता दिए हैं कि ईशान किशन ने अपने बल्ले को खूब सरसों का तेल पिलाया और सरसों के तेल से मालिश करके वो कल उतरे थे मैदान में कोलंबो के, और ज़बरदस्त उन्होंने जो धुनाई की है पाकिस्तानी गेंदबाजों की वो कमाल रहा। अब जाहिर है कि वही तेल वो उन्होंने अपने शरीर पर भी लगाया और शरीर को भी मजबूत किया होगा, कंधों को भी, अपने शोल्डर्स को, अपने आर्म्स को भी पावरफुल बनाया होगा। इसके लिए काफ़ी मेहनत उन्होंने की होगी। लेकिन स्वामी जी, एक मेहनत हमें बदलते हुए मौसम के खिलाफ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि धूल, पोलन और प्रदूषण से होने वाली जो एलर्जी है वो फेफड़ों में सूजन और जो एयरवे है, एयर का पाइप है, उसे सकरा कर देती है, उसे पतला कर देती है। इससे सांस फूलने की परेशानी, खांसी भी काफ़ी लोगों को हो जाती है। तो स्वामी जी, इस मौसम में कैसे खुद को ठीक रखा जाए और कैसे इन सारी चीज़ों पर कंट्रोल किया जाए? तो एक तो लंबे लंबे श्वास भस्त्रिका, और फिर कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम। जिनके नाक बंद है वो नक्शे भी कर ले, सरसों का तिल का तेल, बादाम, रोगन, गाय का घी, अणु तेल, और ज़्यादा ही कफ जम जाता है अंदर तो बहुत बखेड़ा हो जाता है, तो फिर हम ज्योतिषमती का भी नक्शे करवा देते हैं। तो डीप ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है। वो चाहे वो स्थित कोणासन कर रहे हो, चाहे चक्की आसन कर रहे हो, चाहे अभी जैसे हमने प्रारंभ में भुजंगासन करके बताया, चाहे भुजंगासन कर रहे हो। हमारे यहाँ पर भी ये बच्चे बैठे हैं, इसने एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस को लो हरा दिया। प्रिंस गुप्ता, सीतापुर। अच्छा, ये सीतापुर कई जगह है, एक छत्तीसगढ़ वाला सीतापुर है, हाँ, एक उत्तर प्रदेश में भी सीतापुर है। ऐसे तो लंबे लंबे श्वास हैं, तो लंबे श्वास से और इसके साथ साथ भुजंगासन और गोमुखासन से, ये बहुत ज़रूरी है। चाहे उल्टे लेट करके, ऐसे चलो लेटो सब, ये बहुत ज़रूरी है। और स्वासारी ब्रोनकोम, स्वासारी अवलेह, स्वासारी क्वाथ, और जो नियमित रूप से च्यवनप्राश जो हमारे सामने ही रखा है, और च्यवनप्रभास शुगर वालों के और बच्चों के लिए बालप्राश, इसका जो सेवन करते हैं ना, उनके फेफड़े फिर कभी कंप्रोमाइज नहीं होते। उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम सब प्रकार की सर्दी, गर्मी और सारे मौसम की उथल पुथल प्रतिकूलताएं सहने में समर्थ हो जाता है। तो आप हमको देखते हो, और कभी कभी तो हमारी भागदौड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है, सुबह कहीं, दोपहर कहीं, शाम को, एक दिन में 3 देश 3 स्थान बदल जाते हैं, लेकिन उसके बीच में भी अपना बैलेंस नहीं बिगड़ता। इसके लिए ये योग ज़रूरी है। तो भुजंगासन, गोमुखासन
और इसको सामान्य रूप से तो 10-20 बार, विशेष परिस्थितियों में तो हम 25-50 बार तक ऐसे करवा देते हैं। और इससे पूरे शरीर की ताकत भी बरकरार रहती है। सर्दी, जुकाम, बुखार, नज़ला, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, यही तो सब रोगों का कारण है। और ये कफ बढ़ करके मोटापा भी बढ़ाता है, शरीर में गांठें, इन्फ्लेमेशन भी बढ़ाता है, प्रमाद भी बढ़ाता है, और इससे मूड भी खराब हो जाता है। जब ज़्यादा सर्दी, मूड तो स्वामी जी भी बहुत अच्छा है एक तरह से, और अभी आगे भी अच्छा रहने वाला है वर्ल्ड कप जीत तक। ये हालत हो जाती है, दिमाग सुन्न पड़ जाता है। क्योंकि कल मूड जिस तरीके से अच्छा हुआ है, उसके बाद अभी मूड आगे अच्छा रहने की पूरी गारंटी है। और जो लंबी सांस लेने की आप बातें कह रहे थे, लंबी सांस जो लेता रहेगा वो ग्राउंड पर भी छक्का लगाएगा और ज़िंदगी के ग्राउंड पर भी वो छक्के लगाता रहेगा। बस ज़रूरत इस बात की, गहरी सांस लेते रहिए, खूब ऑक्सीजन इंटेक करते रहिए और योगा वर्कआउट रोज़ाना हमारे साथ ज़रूर कीजिए। अच्छा स्वामी जी, क्या बार बार होने वाली सीजनल एलर्जी आगे चल करके, मतलब अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया, इस तरह की एलर्जी बार बार किसी को हो रही है, तो आगे चल करके ये अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या फिर COPD जैसी क्रॉनिक लंग्स बीमारियों में बदल सकती है? अब इसके शुरुआती संकेत क्या होते हैं, कैसे शुरुआत में इसको पहचान लिया जाए ताकि वहीं इसे रोक दिया जाए? देखो, साधारण रूप से छींक सी आई, थोड़ा सा गला खराब हुआ, हमने उसकी अनदेखी की। इग्नोर करने की बड़ी आदत है। हम खुद को, अपने शरीर को, अपने लीवर को, अपनी किडनी को, अपनी आंतों को, अपने फेफड़ों को, अपने लंग, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम को, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने सोल को, अपनी आत्मा को ही इग्नोर करते रहते हैं। खुद को इग्नोर करते हैं। परिवार में परिजनों को, परिवार वालों को, पड़ोसियों को, समाज को, कई बार तो अपने देश को भी इग्नोर करते रहते हैं। तो ये जो इग्नोरेंस है ना, ये बहुत भारी पड़ती है फिर हमारी ज़िंदगी पर। हम भी भारी भरकम ना हो जाए, इसलिए ओबेसिटी वाले अभ्यास भी हम रोज़ ही करवा देते हैं, अभी भी करवा दिया हमने। और ये बताना चाहते हैं कि यदि आपने इस छोटी सी दिखने वाली सर्दी, जुकाम, छींक, स्नीजिंग, कफ, कोल्ड को, इसको आपने इग्नोर किया, स्नोरिंग को, स्लीप एपनिया को, तो ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकते हैं। कितने लोगों की सोते सोते जान चली जाती है, सांस बंद हुए और मर गए। इसलिए पाइप लगाते हैं, उसके लिए मशीन लगाते हैं, और हे राम राम राम। फिर कितने लोगों की दम घुटने से मौत हो जाती है। एक तरफ तो पोल्यूशन है, और वायु प्रदूषण से 18 से 20 लाख लोग मौत के आगोश में सदा के लिए सो जाते हैं। फिर अलग अलग बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज से, नॉन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल डिजीज से, अलग अलग रोगों से कुल मरने वालों का आंकड़ा, अकाल मृत्यु, अकारण मृत्यु, निर्दोष लोगों की मौत, करीब 1 करोड़ के करीब लोग ऐसे ही मरते हैं। देखो, सहज मृत्यु तो होगी, उसको कोई टाल नहीं सकता, लेकिन बीमारी से मौत ना हो। तो ये जैसे जैसे कफ कोल्ड ज़्यादा बढ़ता है, वैसे वैसे फिर फेफड़े खराब होने लगते हैं, COPD की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, और फिर और ज़्यादा खतरनाक रूप लेकर के अंदर जो आपने कहा कि जो हमारी श्वास नलिकाएँ, करीब जो हमारे 2400 किलोमीटर लंबा जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, वो पूरा का पूरा ही गड्ढमड्ढा हो जाता है। फिर उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 74 अरब किलोमीटर हमारा DNA का ट्रैक, उसमें फसावट आ जाती है, और पूरा ऑक्सीजन न मिलने से पूरे शरीर का ताना बाना ही गड्ढमड्ढा हो जाता है। और ये जो कफ श्लेष्मा है, ये खाली कफ के रूप में, जो बलगम आदि के रूप में नहीं निकलता, यही अंदर इन्फ्लेमेशन के रूप में, ओबेसिटी के रूप में, अलग अलग सिस्ट के रूप में इकट्ठा हो जाता है। बढ़ा हुआ कफ आपको कैंसर तक की बीमारी दे सकता है। बढ़ा हुआ वात, अब जैसे बालक अब तो अच्छा हो गया, प्रिंस जिसकी मैं बात कर रहा था, वो RF एक्टिव, CRP, ANA, एवियन, HLB 27 इतना था कि ये व्हील चेयर पर आया था, और अब तो ये दौड़ लगा रहा है। तो बढ़ा हुआ वात, बढ़ा हुआ पित्त,
एसिडिटी, अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला और एक्जिमा, लिकोडर्मा, सोराइसिस, भयंकर पित्त का बढ़ना, बीपी का बढ़ना, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक तक इससे हो जाता है। यह हालत होती है और कई बार तो लीवर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर जैसे कारण बन जाते हैं और आदमी की दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। तो वात हो, पित्त हो, कफ हो, कोई भी त्रिदोष हो या जीवन में कोई दोष हो, कोई विकार हो, विकारों के साथ हमें नहीं बढ़ना। बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी आपने। विचारों के साथ, सद्भावों के साथ, सद्गुणों के साथ, योग, कर्म योग के साथ आगे बढ़ना। और अगर शरीर में कोई छोटी छोटी परेशानियां हैं या बीमारियां हैं तो उनको सहते नहीं जाना है, उनका इलाज कराना है ताकि वो बड़ा घातक रूप ना ले लें। लेकिन स्वामी जी कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो पहले से एस्थमा, एलर्जी, रोनाइटिस या फिर लंग्स इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं और जब ये मौसम बदलता है तो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? उन्हें अपनी दिनचर्या में कौन कौन से बदलाव करने चाहिए जिससे वो इन खतरों से बच सकें? तो एक तो हमारे यहाँ पर ऋतुचर्या की अनुरूप आहारचर्या, योगचर्या, दिनचर्या इसका विधान है। तो ये आहारचर्या में हमारी दिनचर्या, योगचर्या, ऋतुचर्या के अनुरूप नहीं होगी ना, तो फिर क्या होगा? ये किसी किसी की कफ, किसी की वात, किसी की पित्त और किसी की तो त्रिदोष प्रधान प्रकृति होती है, उसमें बड़ा घोटाला हो जाएगा। इसलिए जिनकी भी कफ प्रधान प्रकृति है, बार बार जिनको सर्दी जुकाम बुखार आदि होता है, कुछ लोग ऐसे में जिनको देखता हूँ कि हर 3-4 महीने में एक बार सर्दी जुकाम कफ कोल्ड तो हो ही जाता है। ये गलत बात है। एक बार भी आपको सर्दी जुकाम ना हो और कभी जरा सा हुआ तो तुरंत उसको संभाल लें। एक बार भी बुखार ना हो, जैसे आप मुझे देखते हैं, किसी दिन सुना तुमने कि स्वामी रामदेव को बुखार हो गया, उल्टी लग गई, दस्त लग गए और गला रुंध गया। गला रुंधे तो सारी दुनिया को पता लग जाए, ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी, योगी हुआ रोगी, आज बाबा की हो गई बोलती बंद। तो जैसे हम अपनी बोलती बंद नहीं होने देते, जैसे ही हमको थोड़ा सा पता लगता है कि आज कुछ खाने पीने में असावधानी हुई या रात को कपड़ा ओढ़ के नहीं सोए थे, पता लगा सुबह तक थोड़ी गड़बड़ हुई, तो हम रोज नशे कर लेते हैं। आपको हम रहस्य की बात बताते हैं, सप्ताह में एक बार ज्योतिषमती या अणु तेल से, बाकी रोज बादाम रोगन से ही नशे कर लेते हैं। 4 पीढ़ियों से हमारे लाल जी महाराज और उनके राममुलक दरबार वाले गुरुजी, 4 पीढ़ियों से उनके परिवार में किसी को सिरदर्दी नहीं हुआ, सर्दी जुकाम नहीं हुआ, खाली बादाम रोगन का नशा हर दिन करते। थोड़ा सा गुनगुना बादाम रोगन डाल लिया। फिर जिस दिन जरा सा हमको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, उसी दिन सुबह का ब्रेकफास्ट, वैसे तो हम ब्रेकफास्ट तो करते नहीं, दोपहर का भोजन भी स्किप कर देते, तो एक ही बार आहार ले लेते, शाम का भी बंद। तो आहार को थोड़ा नियंत्रित कर दिया, थोड़ा उपवास कर लिया। और जो चाहते हैं ना कि कभी उनको कोई प्रॉब्लम आए ही नहीं, तो जब ऋतु परिवर्तन का काल होता है तो उस संधि काल में यहाँ योगग्राम निरामयम, अभी तो थोड़ी भीड़ ज़्यादा है, 5-7 दिन बाद आना, योगग्राम निरामयम पतंजलि वेलनेस में आके पंचकर्मा षटकर्मा करवा लो। अभी घर पे रह करके, कल लोगों ने उपवास किया शिवरात्रि में, तो उपवास करो, क्योंकि उस समय ध्यान भजन पूजन आदि करना होता है, तो ज़्यादा आहार लेते हैं तो मन भारी रहता है, नींद आती है, प्रमाद रहता है, भजन अच्छे से नहीं होता। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, थोड़ा उपवास कर ले। और वात वालों को जैसे ठंडी और खट्टी चीज़ें, ऐसे कफ वालों को चिकनी चीज़ें, खास करके घी, तेल और ठंडी चीज़ों से, ठंडा पानी भी नहीं पीना चाहिए। मुलठी वाला या पंचकोल वाला, या उनको ऐसे स्वासारी काढ़ा डाल करके उबाला हुआ या दिव्य पेय उबाला हुआ, वही उनको पानी पीना चाहिए। अकेला पानी भी कफ करता है। पित्त वालों को तो गर्म चीज़ें नहीं खानी होती, जैसे शुगर वालों को चीनी, जैसे बीपी वालों को नमक। ऐसे अलग अलग बीमारियों में, जैसे
जिनको बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम है उनको नमक और मीठा जहर का काम करता है। तो ऐसे कुछ ना कुछ परहेज भी करने पड़ेंगे। और ये सारी चीजें अगर आप याद नहीं रख सकते हैं अब तो इसके लिए तो इन्हें लिख करके अपने घर में रख लीजिए और बार बार उसे देखते रहिए कि आपको क्या क्या अपने प्रकृति के हिसाब से किन चीज़ों से बचना है, क्या क्या एहतियात बरतने हैं, जो स्वामी जी आपको बता रहे हैं। अगर ये बार बार गलती आप करते रहेंगे तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। अच्छा स्वामी जी देखिए, पोलन एलर्जी और प्रदूषण से होने वाली जो सूजन है वो कई बार सांस लेने की क्षमता को घटा देती है। अब क्या इससे स्वामी जी हार्ट पर भी कोई प्रेशर पड़ रहा होता है? लंग्स हार्ट कनेक्शन को ज़रा आसान भाषा में लोगों को समझाइए ताकि लोग अलर्ट रहें, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। देखो, ये थोड़ा मंडूकासन, योग मुद्रासन के बाद अर्ध मत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन दोबारा से करेंगे। प्राणायाम भी साथ साथ चलता रहेगा। हम ऊपर से देखने में एक इकाई लगते हैं कि ये बॉडी है, लेकिन चमड़ी से ढके हुए शरीर के अंदर 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, 72,72,10,1001 नाड़ियाँ, 8 चक्र, 9 द्वार है। 37 ट्रिलियन सेल्स में भी एक एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, उसके अंदर 23,000 जीन्स हैं और उनके अंदर असंख्य, एक एक जीन के अंदर एक क्षण के भी 1 लाख में क्या 10 लाखवें हिस्से में, 1 करोड़वें हिस्से में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ एक्टिविटीज़ होती हैं। इतना गहरा ताना बाना है। इसलिए ये पूरा शरीर जो है ना 37 ट्रिलियन सेल्स के, उनके से बनने वाले टिश्यू और ऑर्गन्स और उनके आपस की गतिविधियों के समन्वय से वननेस को एक्जिस्टेंस हार्मनी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये ह्यूमन बॉडी। हम पिंड में ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म रूप में, आत्मा के रूप में विराजमान है। पिंड में ब्रह्मांड लेकर के बैठे हैं और स्वयं ब्रह्म स्वरूप, ज्योति स्वरूप आत्मा है, लेकिन अपने स्थाने बाने को ठीक से न जानने के कारण से बहुत सारी समस्याओं में, बहुत सारे संकटों में, बहुत सारी मुसीबतों में फंस जाते हैं। इसलिए जो है, जब आपको ऑक्सीजन ही पूरा अंदर नहीं मिलेगा, तो जब ऑक्सीजन हार्ट को, ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को, शरीर को नहीं मिलेगा, तो कमज़ोर फेफड़ों के कारण से पूरा शरीर कमज़ोर होता है। 3 बातें, जिनके रेस्पिरेटरी सिस्टम पुअर हैं, जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो, उनका हार्ट कमज़ोर होगा, उनका ब्रेन और नर्वस सिस्टम कमज़ोर होगा, उनकी जीवनीय ऊर्जा कमज़ोर होगी, वो बार बार बीमार पड़े। सर्दी जुकाम बुखार से ही तक बात नहीं रहती, सर्दी जुकाम बुखार के साथ साथ और भी माने कैंसर जैसे रोगों की भी अधिक संभावना हो जाती है उन लोगों को जिनके फेफड़े कमजोर है। क्यों? लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। ये हमारे भाई ने प्रोस्टेट कैंसर ठीक कर लिया, लोग विदेशों में जाते हैं कैंसर के इलाज के लिए, 4th स्टेज का कैंसर, और डॉक्टर ने बोल दिया तो तुम मरोगे। क्या नाम है? देवपुरी। और ये देव जिंदा है, देखो। और ये बात हो गई कितने साल पुरानी? 6 साल पुरानी बात हो गई। ये देव मर ही नहीं रहा। क्या बोला था डॉक्टर? हेलो, हाँ, डॉक्टर ने बोला था जी कि आपको हाई ग्रेड 4th स्टेज का ट्यूमर है, आपकी ग्लीजन स्कोर 9 है। तो मैंने बोला आई एम गोइंग टू डाई। ही सेज आई डोंट नो। मुझे लगता भी ये कह रहा है भी अभी तो मरने वाला ही है। तो मेरे मन में एक विश्वास था कि स्वामी रामदेव जी के सानिध्य में जाकर के हम ठीक हो जाएंगे। हमने लगातार इंडिया टीवी का प्रोग्राम देखा, जोरदार ताली बजा दो। लगातार हमने आस्था चैनल में देखा, इंडिया टीवी में देखा, योगासन किया, प्राणायाम किया। भी देखते हो तुम? हाँ जी। क्या और मेरी पत्नी ने 20 किलो वजन कम किया है लास्ट 6 मंथ्स में, और आश्रम में जाकर हम 7 दिन में 3.5 किलो वजन कम किया। चलो आशीर्वाद है। हर रोज 500 ग्राम। अभी 20 किलो वजन। स्वामी जी ये भरोसा जो है, प्रोस्टेट कैंसर कनाडा से आए, वहां पर भी इंडिया टीवी देखते हैं। भाई इंडिया टीवी भी पूरी दुनिया में छाया हुआ है। हुसैन जी बिल्कुल बिल्कुल, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, और घर बैठे हजारों लाखों दर्शक स्वामी जी रोजाना इसी भरोसे के साथ आपके साथ जुड़ते हैं कि आप बीमारियों का जो जाल उन पर किसी न किसी तरीके से जिसमें वो फंसते हैं, उनसे आप उनको बचाएंगे और सेहत की तरफ लेकर के जाएंगे।
अच्छा स्वामी जी, अब ज़रा बात वज़नी लोगों की भी कर लेते हैं। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है स्वामी जी, या जिन्हें डायबिटीज़ और हाई बीपी है, उनमें एलर्जी या लंग्स की बीमारी ज़्यादा गंभीर क्यों हो जाती है? इन लोगों के लिए क्या ख़ास योग का रूटीन होना चाहिए? देखो, डायबिटीज़ वालों की भी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। डायबिटीज़ के कारण से खाली पेनक्रियाज ही नहीं कमज़ोर पड़ता, पेनक्रियाज के कमज़ोर पड़ने से, इंसुलिन का बैलेंस बिगड़ने से हमारी टोटल इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। इसलिए डायबिटीज़ वालों का घाव जल्दी नहीं भरता है, इसलिए डायबिटीज़ वाले अंदर से कमज़ोर से हो जाते हैं, शरीर ऐसे जर्जरित हो जाता है जैसे दीमक खाई हुई लकड़ी की तरह हमारा शरीर हो जाता है। दीमक की तरह अंदर से डायबिटीज़ पूरे शरीर को खोखला कर देती है। इसलिए उनको कम से कम 2 आसन, एक तो ये पवन मुक्तासन, और यदि हो सके तो उत्तान आसन भी और कर ले तो पेनक्रियाज बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। 2 आसन लेट करके और 2 आसन कम से कम बैठ के, एक मंडूकासन और एक वक्रासन, क्योंकि योग मुद्रासन में, पद्मासन में सब बैठ नहीं पाते हैं, तो कम से कम सुखासन में या वज्रासन में बैठ के या कुर्सी पर बैठ के आगे झुक जाएं और वक्रासन कर लें। खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ 2-2 गोली मधुनाशिनी मधुग्रिट के ले लें। और खीरा, करेला, टमाटर तो सबको सहज रूप से सुलभ है। यदि सदाबहार, चिरायताट, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, मेथी का पानी या मेथी दाना ये थोड़ा सा ले लेते हैं ना, तो इससे तो और ज़्यादा हमारा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है। हम तो एलोवेरा, मेथी और हल्दी ATM, एलोवेरा, टर्मरिक और मेथी की सब्जी खिला देते हैं। मंडूकासन या योग मुद्रासन जो भी जितना कर पाए उतना करवा देते हैं, और वक्रासन, और पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है। तो डायबिटीज़ वालों को भी बार बार सर्दी जुकाम बुखार होता है कमज़ोर इम्यूनिटी के कारण से। फिर सर्दी जुकाम बुखार से और इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, और फिर अनेकों रोगों के चंगुल में हम फंस जाते हैं। चारों तरफ से बीमारियां घात लगाए बैठी हैं। योग नहीं किया, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अरे तो देवराज तो भैया पक्का योगी हो गया, फिर से कर शीर्षासन। यह तो जोरदार योगी बन गया। वैसे ही शीर्षासन होने वाला था इसका, कैंसर से बच गया भाई। और क्या बात है, ओहो पूरा फर्स्ट क्लास कर दिया। बस भाई गिरना मत, गिरना मत, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। स्वामी जी, ये बार-बार होने वाली इसका परेशानियों मतलब में 2-3 तो मिनट खांसी भी करते है। हैं। लो भाई, बार बार होने वाली खांसी, सीने में जकड़न और सांस फूलना, ये संकेत कब सामान्य एलर्जी के नहीं होते हैं बल्कि गंभीर लंग्स समस्या के होते हैं, इसका कैसे पता चलेगा और फिर क्या करने की ज़रूरत है? इंडिकेशन होते हैं। देखो, पहली बात तो जो हमारे टीवी के एंकरों से लेकर के जिनको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, लेक्चरर, प्रोफेसर, टीचर, सबको ने एक अपने पास में ब्रोंकोम, एक कंठामृत रखना चाहिए। ये एक एक गले में डाल लो ना, तो फिर जैसे हम कितनी ऊंची आवाज़ से गाते हैं और बोलते हैं फिर भी हमारा गला थकता नहीं है। फिर भी बीच बीच में हम ऐसे ही लेते रहते हैं। एक थोड़ा सा ये ब्रोंकोम मुँह में डाल ली और 1-2 ये कंठामृत डाल ली, तो इससे एकदम से तो खांसी तो रुकती है। जिस कारण से ये खांसी होती है ना, जिस कारण से कफ कोल्ड होता है, उसका भी निवारण हो जाता है। हम कारणकारी सिद्धांत पर दोनों पर काम करते हैं, अर्थात सिम्टम्स और सिस्टम को, कारण को, कार्य को एक साथ डील करते हैं। हम सिम्टोमेटिक, सिस्टमिक, टारगेटेड एंड इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी से देते हैं। तो कई बार छोटी सी दिखने वाली ये सर्दी जुकाम, बार बार खांसी होना, ये टीबी का कारण हो सकता है। कई बार फेफड़ों के टीबी और फेफड़े के कैंसर का भी कारण हो सकती है। जहाँ भी लगातार ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा वहाँ पर अनवांटेड चीज़ें बढ़ने लगेंगी, एपोप्टोसिस लड़खड़ाएगा और कैंसर तक हो जाएगा जहाँ सप्लाई नहीं होगी पूरे ऑक्सीजन की।
इसलिए आज हमने बताया खाली पेट ब्रोनकोम खाने के बाद स्वासारी गोल्ड या स्वासारी अवलेह, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी क्वाथ और थोड़ा चने का प्रयोग, थोड़ा च्यवनप्राश का प्रयोग और आटे में भुने हुए चने का ही आटा ले और सब्जी में एटीएम की सब्जी ले, नहीं तो चने के आटे की रोटी बनाई और च्यवनप्राश ऊपर से लगाया और रोल बना करके खा गए। बाकी रही बात दूध की, तो जो है सोयाबीन वाला दूध सबसे अच्छा होता है, उससे कफ कोल्ड नहीं होता उसमें, क्योंकि जो है डायरेक्ट चिकनाई का असर नहीं होता। तो सोयाबीन का मिल्क घर में रात को सोयाबीन को भिगो दे, सुबह छिलका उतार करके उसको मिक्सी में क्रश करके दूध बना ले, उससे प्रोटीन भी पूरा मिलेगा, पोषण भी पूरा मिलेगा। उस दूध के अंदर फिर हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, मुलेठी, हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, मुलेठी और सुंठी, ये 5 चीज़ें डालें तो वो दूध फिर कफ नहीं करेगा, नहीं तो कफ करता है दूध भी, और घी भी, चिकनाई भी कफ करती है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन इन छोटे छोटे उपायों से बड़ी बड़ी बीमारियों की जंग जीतते हैं, बीमारियों को हम पराजित कर देते हैं। ये सारे उपाय करते रहिए, योगाभ्यास स्वामी जी के साथ करते रहिए। अगर आप योगाभ्यास नहीं कर पाएँ, आपकी उम्र ज़्यादा है, तो आप ज्योत्सना और ईशा के साथ मिल करके प्राणायाम करते रहिए। और अगर आप प्राणायाम करते रहेंगे तो फिर मैं आपको संजीवनी के बारे में बताऊंगा। तो बढ़ते हैं आगे संजीवनी की तरफ। स्वामी जी, संजीवनी का आज का वीडियो हल्द्वानी नैनीताल से आया है। गीता जी आज कुछ खास बातें बता रही। ये झाड़ को भुवनी झाड़ बोला जाता है उत्तराखंड में। ये यहाँ का मतलब जो किसी का हाथ पैर कट गया, घाव हो गया, तो इसका रस निचोड़ के उसमें डाला जाता है, तो ब्लडिंग बंद हो जाती है तुरंत, और उसके बाद 2 दिन में घाव पूरा हो जाता है, टाँके लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये उत्तराखंड में इसको हमारे बाप दादा जो भी लोग करते थे, तो काफ़ी अस्पताल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। भुवनी झाड़ स्वामी जी, कुछ और जोड़ना है इसमें? ये अच्छी बात है। ऐसे ये एकदम प्रामाणिक बात कही है। ऐसे जंगलों में रहने वाले, जो महर्षि चरक सुश्रुत धन्वंतरी ने कहा है ना, ज़रा सुनने की जैसी बात है। जो गाय भैंस चराने वाले हैं, जिनको गडरिया कहा जाता है, जो जंगलों में रहने वाले आदिवासी हैं, जिनको लोग जंगली कह करके इग्नोर कर देते हैं, उन सबको इन जड़ी बूटियों का पहले परंपरा से हजारों वर्षों से ये सब चीज़ें चली आ रही है, इनका बोध था। और इस परंपरागत ज्ञान को संरक्षित करके और पूरे देश तक पहुंचाने का, सब तक संप्रेषित करने का काम ईजे टीवी कर रहा है। तो संजीवनी के माध्यम से जो वीडियो आज गीता जी ने बनाया है, रोज़ भाई बहन हमारे वीडियो भेजते हैं, उनका अभिनंदन है। एक तरफ योग की संजीवनी, दूसरी तरफ आयुर्वेद की जड़ी बूटियों की संजीवनी, और तीसरी तरफ भक्ति की संजीवनी। रघुपति भक्ति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धामति पूरी। तो ऐसे सब प्रकार के योग, आयुर्वेद की, जड़ी बूटियों की, प्रकृति की, संस्कृति की, धर्म अध्यात्म की संजीवनी पिला के पूरा देश मुक्त बना रहे हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे 7:56 पर और बहुत नए रोगों की जंग लड़ेंगे और जीतेंगे। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद।